नमस्कार। हम हमारे कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम हमारे चैप्टर्स की ओर बढ़ें, आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स के दौरान आप कंप्यूटर्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जैसे कि कंप्यूटर्स में कौन से डिवाइसेस आते हैं, ये कहाँ पर यूज होते हैं और कैसे हम कंप्यूटर्स का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। चैप्टर के टाइटल से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर्स किसे कहते हैं, कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं और किन जगहों पे कंप्यूटर्स काम आते हैं। आज आप कहीं भी चले जाएं, किसी मॉल में, हॉस्पिटल में, बैंक, हर जगह अब आपको कंप्यूटर्स यूज होता हुआ दिख रहा होगा। एक टाइम था जब इन सब जगहों पर मैन्युअली पेपर से सारा डेटा एंट्री किया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था, और आज वही चीज हम कंप्यूटर्स में फीड करके उस काम को काफी आसानी से और डबल स्पीड से कर पा रहे हैं। और अब वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मोबाइल में जो विकास हम देख रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले जो था और आज जो है, उसने ज्ञान के नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने की इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि अब हम इंफॉर्मेशन के सुपर हाईवे पर चल रहे हैं, जहां कोई भी इंफॉर्मेशन पाना या देना बस कंप्यूटर के एक क्लिक के जरिए हो सकता है, जो एक समय पर हमारे लिए नामुमकिन था। इसी से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर्स के बारे में जानना, उसे सीखना और अपने जीवन में उसका उपयोग करना आपके जीवन को सरल तो बनाता ही है, पर साथ ही साथ मशीन के जरिए आप एक नए थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। चलिए इसी के साथ जब हमने कंप्यूटर्स की इतनी बातें कर ली हैं, तो जानते हैं कि जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, उसका पूरा सिस्टम किन किन उपकरणों से बनता है। इस चैप्टर के पहले पेज पर आप देखेंगे तो एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पूरे मशीन के समूह को कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसे बैंक्स, सरकारी ऑफिसेज और घरों में यूज किया जाता है। इस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिजाइन तैयार कर सकते हैं और कई सारे टास्क इस पर्सनल कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जैसे हम हमारे ऑर्गन्स, लिवर, हार्ट, लंग्स के बिना काम नहीं कर सकते, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए इन सारे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसे कहते हैं मॉनिटर। आप जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फीड करते हैं, उसका रिजल्ट आपको इस मॉनिटर पर दिखाई देता है। ये सबसे जरूरी हिस्सा होता है कंप्यूटर का, जो आपको आउटपुट प्रदान करता है। फिर कंप्यूटर के नीचे आपको एक सीपीयू दिखाई दे रहा होगा। ये मान लीजिए ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन है। जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, ये वही करता है। सीपीयू एक प्राइमरी कंपोनेंट है जो सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जो भी इनपुट देते हैं और उसका जो आउटपुट निकल कर आता है, वो इसी के जरिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या करता है, आपकी सीडी या डीवीडी पर जो भी रिफ्लेक्टिव डेटा स्टोर्ड है, उसे रीड करता है और आपके सामने प्रेजेंट करता है। अब आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आज यूज नहीं किए जा रहे हैं। आज आपको ये कंप्यूटर्स में नहीं मिलेंगे, पर ये काफी पहले यूज किए जाते थे, जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। आज जो आप यूएसबी ड्राइव्स या ऑनलाइन कनेक्टिविटी या क्लाउड पर जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये पहले नहीं था। पहले इन फ्लॉपी डिस्क पर डेटा स्टोर किया जाता था। आज इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। बस केबी या एमबी में ही आप स्टोर कर पाते थे। आज हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है कि चाहे आप जितनी से जितनी हैवी फाइल स्टोर करना चाहें या ट्रांसफर करना चाहें, इन एडवांस टेक्नोलॉजीज की बदौलत आप कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क आज हमारे उपयोग में तो नहीं है, पर जानकारी के लिए आपको ये जानना चाहिए। चौथी चीज जो दिखाई पड़ रही है, वो है लेजर प्रिंटर।
लेजर प्रिंटर आप जानते ही होंगे, ये वो मशीन है जो आप जेरोक्स या प्रिंट कॉपी निकालने के लिए यूज करते थे। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सीडी रोम या सीडी रोम ड्राइव लिखा हुआ है। ये भी 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी की शुरुआत में यूज किया जाता था। अब इसकी जगह पर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से बने ड्राइव्स हैं और ऑनलाइन स्टोरिंग मीडियम आ गए हैं। ये एक मीडियम था जिसके जरिए सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और लार्ज फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता था। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम में सिर्फ रीड ओनली टेक्नोलॉजी थी, जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग के समय में उसमें जो भी डेटा स्टोर है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उससे आप बस रीड कर सकते हैं। जबकि फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का ड्राइव था जिसमें आप डेटा रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। कई प्रकार की इनमें डिफरेंसेस थी जो इन्हें अपने काम में अलग बनाती थी। और नेक्स्ट में है सीडी रोम ड्राइव। ये एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस हुआ करता था जिससे सीडी रोम में से डेटा को रीड करने के लिए बनाया गया था। आजकल इनको डिजिटल स्टोरेज ने रिप्लेस कर दिया है। आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये दोनों ही ड्राइव आपको देखने नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसमें कई तरह के कीज होते हैं। इनमें कई तरह के बटन्स होते हैं, कई तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो एक प्रकार के फंक्शन या कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कंप्यूटर से इन बटन्स के जरिए अपने कमांड्स को पहुंचा पाते हैं। अगला है माउस। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर मूव करने के लिए काम आता है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करता है। ये डिजिटल डेटा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलने और फिर से वापस बदलने में क्षमता रखता है ताकि इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच एक कम्युनिकेशन संभव हो। उसके बाद है स्पीकर, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। फिर है मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो डेटा को टेम्पररी या स्थायी रूप से स्टोर या रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले हमने जाना कि कंप्यूटर्स आखिर होते क्या हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स भी कई प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में शॉर्ट में जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो कि ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटर से अलग होते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा को डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि वोल्टेज, प्रेशर या टेम्परेचर। इनका मेन काम होता है कंटिन्यूअस डेटा को हैंडल करना और एक आउटपुट प्रदान करना। ये कंप्यूटर्स फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्टली मेजर और प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एक थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है, वो भी एक तरह का एनालॉग डिवाइस है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को भी ले सकते हैं। स्पीडोमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम करता है जो गाड़ी की स्पीड को मेजर करता रहता है और आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि गाड़ी कौन सी स्पीड पे चल रही है। इसके कंपैरिजन में डिजिटल कंप्यूटर्स सब कुछ बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह एनालॉग कंप्यूटर्स रियल टाइम डेटा को डायरेक्टली प्रोसेस करते हैं जो उन्हें कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इनका यूज आज भी कई जगह पे होता है जहां कंटिन्यूअस डेटा मॉनिटरिंग और प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। आपके लिए एनालॉग कंप्यूटर्स को समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको डिफरेंट टाइप के कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। अब आगे हमारे दूसरे टाइप के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं जो कि है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आपके घर में, ऑफिसेज में, स्कूल में, बैंक में हर जगह इस्तेमाल होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ ही जगह यूज होते हैं पर डिजिटल कंप्यूटर्स आपको हर जगह दिखेंगे। जैसे हमने एनालॉग कंप्यूटर्स में देखा कि एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर करते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वैसे
डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में। ये कैलकुलेशंस, गेमिंग, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज और भी ऐसे डिजिटल कई सारे काम के लिए यूज होता है। इसका एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपका स्मार्टफोन। आपका फोन भी एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर ही है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो ये डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 का इस्तेमाल करके डेटा को प्रोसेस करता है। और तीसरा और आखिरी टाइप का कंप्यूटर जो कि है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। ये कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक मिक्स है। ये कंप्यूटर्स दोनों ही कंप्यूटर्स का लाभ उठाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी, रियल वर्ल्ड डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, और डिजिटल फॉर्म की कैपेबिलिटी, क्रिटिकल कैलकुलेशंस और डेटा को स्टोर करने की, दोनों के ही मिश्रण से एक हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। इसमें पहले रिसीव किए गए एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड या प्रेशर, और फिर ये सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमें काफी एक प्रॉपर तरीके से डेटा को स्टडी करने की हेल्प मिलती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल आपको दूं तो हॉस्पिटल्स में जो हार्ट मॉनिटर यूज किया जाता है वो भी एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है, जिसमें कंप्यूटर पेशेंट की हार्ट रेट को ट्रैक करता रहता है, यानी कि एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है और फिर इस डेटा को यूज करके डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिससे कि डॉक्टर समझ सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, वो कैसे रिकवर कर रहे हैं। तो इससे समझिए कि इन सभी टेक्नोलॉजी जैसे कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन तीनों की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सभी अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं और आने वाले समय में इनमें और परिवर्तन होता रहेगा और ये और एडवांस होते जाएंगे। अब ये तो हमने समझ लिया कि कितने मेन टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, पर इस डिजिटल कंप्यूटर्स के भी कुछ अपने प्रकार होते हैं। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स भी आते हैं। अगर इन कंप्यूटर्स के बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम धीरे धीरे जानेंगे कि इन कंप्यूटर्स किस काम में आते हैं और ये अलग अलग क्यों हैं। तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर्स में सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। तो सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा जो बहुत पावरफुल है, कुछ ऐसा जो उसे बाकियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सुपर कंप्यूटर्स हमारे आम कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप से कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन कंप्यूटर्स में काफी एडवांस सीपीयूज, जीपीयूज और हाई स्पीड नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं, जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। आपने नासा की रिसर्च की कभी कोई वीडियो या पिक्चर टीवी पे देखी होगी, या फिर न्यूज़पेपर में देखा होगा, या मूवीज में देखा होगा कि नासा या इसरो में एक अलग टाइप का कंप्यूटर यूज होता है जो काफी बड़ा होता है। बस वही है एक सुपर कंप्यूटर। इन कंप्यूटर्स को शटल को लॉन्च करने में, उसे कंट्रोल करने में और स्पेस पे रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जाता है। इस बात से समझिए कि ये कितना पावरफुल कंप्यूटर होगा। इन कंप्यूटर्स को स्पेशली साइंटिफिक रिसर्च में यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इनकी परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा हाई स्पीड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से इन्हें रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत महंगे भी मिलते हैं। और दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था CDC 6600। अब विस्तार में देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है। तो सबसे पहले मौसम की भविष्यवाणी यानी कि वेदर फोरकास्टिंग। अब आपके लिए ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुपर कंप्यूटर्स मौसम की भविष्यवाणी में कैसे मदद करते हैं। जो वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके यहाँ ये सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और इनका सबसे पहला रोल होता है कि ये दुनिया के अलग अलग सोर्सेज से मौसम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू, वेदर स्टेशन से, एयरक्राफ्ट से। फिर इन डेटा को कलेक्ट करके
सुपर कंप्यूटर्स में फीड किया जाता है और ये कंप्यूटर्स इनकी हाई कंप्यूटिंग पावर की वजह से इन डेटा को प्रोसेस करते हैं और करोड़ के कैलकुलेशंस भी सेकंड्स में कर लेते हैं। और वेदर फोरकास्टिंग में सबसे कठिन पार्ट होता है वेदर का अनुमान लगाना, यानी कि मौसम का अनुमान लगाना, जो कि ये सुपर कंप्यूटर्स मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करते हैं और सिमुलेशंस रन करते हैं जो रियल वर्ल्ड की कंडीशंस को मिमिक करते हैं। इन सिमुलेशन से साइंटिस्ट को ये पता चलता है कि अगर करंट कंडीशंस में थोड़ा भी फेरबदल होता है तो वेदर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब दूसरी जगह जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो है भूकंप की जानकारी लेने में, यानी कि अर्थक्वेक स्टडीज। भूकंप को स्टडी करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट सिस्मिक डेटा को कलेक्ट करते हैं, या आसान भाषा में समझिए तो भूकंप की लहरों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि अर्थक्वेक डिटेक्टर से मुमकिन हो पाता है। ये डेटा काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको समझने के लिए इस डेटा को सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेस किया जाता है और ये कंप्यूटर्स अपनी हाई प्रोसेसिंग स्पीड से इन डेटा को एनालाइज करते हैं। वो हर एक सिस्मिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि उसकी स्पीड, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को डिटेल में एनालाइज करते हैं और एक फाइनल डेटा प्रेजेंट करते हैं, जिससे साइंटिस्ट इसे स्टडी करके अर्थक्वेक के बारे में और जानकारी ले पाते हैं। इनका उपयोग नेचुरल गैस, पेट्रोल और कोल की खोज में भी होता है। और तीसरा, वन ऑफ द मेन यूज हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स का, वो है कम्युनिकेशन को बिल्ड करना। हम आज जो भी डिवाइस यूज करते हैं, हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, सब कुछ, इन सब डिवाइसेस के बीच लगातार काफी सारा डेटा फ्लो होता रहता है, जैसे कि इंटरनेट ट्रैफिक, मोबाइल डेटा और सैटेलाइट के कम्युनिकेशंस। इन सभी डेटा को बहुत बड़े पैमाने पर सुपर कंप्यूटर्स प्रोसेस करने में मदद करते हैं, जिससे कि डेटा ट्रांसफर इनके बीच तेजी से और आसानी से हो सके। फिर ये नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे जो भी डेटा वो स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, इनके बीच में कोई भी प्रकार का डेटा लूज ना हो और नेटवर्क एकदम सेफ रहे। इन कंप्यूटर्स को जहां यूज किया जाता है, इन बातों से आप समझ पा रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर्स का कितना बड़ा रोल है हमारे समाज, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। ये कंप्यूटर्स हथियारों के परीक्षण और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रभाव को जानने में भी मदद करते हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर की एक पिक्चर दी गई है। आप देखिए कि ये मशीन दिखने में ही कितना ज्यादा पावरफुल लगता है। और दुनिया में कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर्स के नाम भी आपके बुक में दिए गए हैं। पहला है IBM Sequoia अमेरिका में, दूसरा फुजित्सु के कंप्यूटर जापान में और तीसरा परम सुपर कंप्यूटर भारत में। अब जानते हैं हमारे दूसरे टाइप के डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, जिसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो कंप्यूटर्स हैं जो कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सरकारी दफ्तरों में देखने मिलेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनको खास बनाते हैं ताकि ये ऑफिस के कामों में इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहले ज्यादा क्वांटिटी में डेटा को ये हैंडल कर पाते हैं, जो कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ज्यादा जरूरत है। इन कंप्यूटर्स में हाई प्रोसेसिंग पावर होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कैपेसिटी वाले डेटा को स्टोर कर पाते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्यूटेशंस काफी आसानी से कर पाते हैं, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज में काफी जरूरी है। दूसरी चीज, इन कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ये टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स तक के डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तीसरी चीज, ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को उनकी हाई सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। ये काफी समय तक चल सकते हैं और इनमें सेंसिटिव डेटा लूज होने का रिस्क कम होता है और क्रैश होने के चांसेस भी कम होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर आप एक साथ कई सारे टास्क परफॉर्म कर पाते हैं और इससे परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं होती। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम है फुजित्सु ICL VME और हिताची Z800। आप इनको इंटरनेट पर सर्च करके जरूर देखें कि कैसे दिखते हैं और आपको इनसे रिलेटेड और भी जानकारी मिलेगी। इस तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है बैंकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में।
नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कंप्यूटर्स साइज में छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी रखते हैं और इनका यूज मिड स्केल बिजनेसेस और छोटे व्यापारों और स्कूल में होता है। ये साइज में भले ही छोटे होते हैं पर काफी पावरफुल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही इनका यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स एक साथ कई सारे यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम में कई लोग इस कंप्यूटर पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा व्यापार है जो अपनी इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करना चाह रहा है, तो इस जगह पे उन्हें मिनी कंप्यूटर काम आएगा। इस कंप्यूटर से वो एक ही जगह पर अपनी सारी इन्वेंट्री स्टोर कर पाएंगे और साथ ही साथ एक ही समय पर मल्टीपल एम्प्लॉयज इसे यूज कर सकते हैं। ये मिनी कंप्यूटर्स स्कूल में भी हेल्प करती है, जहाँ स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। यहाँ एक मिनी कंप्यूटर मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे कि सभी को अपना काम इफेक्टिवली करने का मौका मिले। इन एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि कैसे मिनी कंप्यूटर्स मिड रेंज टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं और इनका किन सेक्टर्स में क्या रोल होता है। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के नाम है K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 और SDS-92। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी टाइप के कंप्यूटर की तरफ, जो है माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें वो कंप्यूटर्स शामिल हैं जो आप घर पर, ऑफिस में अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, PDAs, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स, ये सब डिवाइसेस आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। आप इन माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्टडीज, रिसर्च प्रोजेक्ट, कैलकुलेशन वगैरह। ये साइज में छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और बाकी कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में इनकी प्राइस कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में हम अच्छे से पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में, ऑफिसेज में और भी सरकारी दफ्तरों में यूज होते हैं। तो आगे और भी विस्तार में जानते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन में, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने देखा कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, कैसे सभी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस सेक्शन में कंप्यूटर सिस्टम के लाभ में हम जानेंगे कि कंप्यूटर एक मशीन के रूप में कैसे हमें लाभ पहुंचाता है। कंप्यूटर की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आज सारा जहां कंप्यूटर्स पर डिपेंडेंट है अपने सारे जरूरी कामों के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर है स्पीड। कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहुत तेजी से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था तो सोचिए कि कोई भी कैलकुलेटिव टास्क करने में कितना समय लगता होगा, और आज देखिए सिर्फ एक क्लिक से कंप्यूटर लाखों डेटा को भी कुछ सेकंड्स में ही प्रोसेस कर देता है। कंप्यूटर्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनमें जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, जो उन्हें लाखों या कभी कभी करोड़ इंस्ट्रक्शंस को भी प्रोसेस करने में बस कुछ सेकंड्स की देरी लगाते हैं। इसका मतलब है कि डेटा को एनालाइज करना, कैलकुलेशंस करना या कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क में उन्हें बहुत कम समय लगता है। और सबसे अनोखी बात यह है कि आप एक समय पर सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर काफी सारे अलग अलग प्रकार के टास्क कर सकते हैं। जैसे एक विंडो में आप गूगल सर्च ओपन कर सकते हैं, दूसरे विंडो में आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं, तीसरे विंडो में आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर कितना तेज है। वो एक साथ कई सारे काम एक ही समय पर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए
आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है जिसमें आपको बहुत सारे नंबर्स का एनालिसिस करना है। अब सोचिए कि अगर यही काम आपको मैन्युअली करना पड़ जाए तो कितना समय लगेगा, पर कंप्यूटर की मदद से आप ये काम सेकंड्स में कर सकते हैं। इससे आज हम अपना समय बचा पा रहे हैं, साथ ही साथ और जरूरी इन्वेंशंस और डेवलपमेंट पे फोकस कर पा रहे हैं जो जरूरी है। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट है शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कभी गलत नहीं हो सकता, या यूँ कह लें कि कंप्यूटर जो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है उसमें सब कुछ, सारा रिजल्ट एकदम करेक्ट निकल कर आता है। अगर आप कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और अगर आपने वो डेटा जो कंप्यूटर में फीड किया है वो सही है, तो आपको अपना एंड रिजल्ट एकदम करेक्ट ही मिलेगा। इसलिए आज हम सबसे ज़रूरी और डिफिकल्ट टास्क के लिए कंप्यूटर पर आंख बंद करके भरोसा कर पा रहे हैं। और आजकल तो एडवांस कंप्यूटर्स डेवलप हो रहे हैं, उनमें ऑटोमेटेड एरर चेकिंग और करेक्शन के फीचर्स आ रहे हैं, यानी अगर आपने भूल से कोई गलती की है तो वो अपने आप उसे डिटेक्ट करके सही कर देते हैं। मान लीजिए एक बैंक है जो रोजाना लाखों ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। इन ट्रांजैक्शंस पे एक्यूरेसी, यानी कि हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर्स की मदद से बैंक ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि उनके जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो एकदम सही हैं, उनमें कोई भी एरर्स नहीं हैं। या फिर साइंटिफिक रिसर्च में जहां डेटा का एक्यूरेट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंप्यूटर्स की हेल्प से रिसर्चर्स प्रिसाइज मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो कि मैनुअल मेथड से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है उच्च संचयन क्षमता, यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स में आजकल बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा स्टोर किया जा रहा है। आप अपने वीडियोस, फाइल्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक फाइल्स, सभी तरह की फाइल्स कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से अपने कंप्यूटर पे ढूंढ सकते हैं। आपको बस उस फाइल का नाम टाइप करना है और कंप्यूटर उस फाइल को आपको ढूंढ के दे देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने डेटा को स्टोर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसे काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक वेडिंग फोटोग्राफर है, उसने अपने क्लाइंट की वेडिंग्स की फोटोज अपने कैमरा से क्लिक की है। अब वो आसानी से उन फोटोज को कैमरा से कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता है और उन फोटोज की और या वीडियोस की कंप्यूटर में अलग से फोल्डर्स बना सकता है और सेव कर सकता है। साथ ही साथ उन्हें अलग अलग नाम के फोल्डर्स में सेव करके, जैसे समझिए एंगेजमेंट की फोटोज एक अलग फोल्डर में और शादी की फोटोज एक अलग फोल्डर में, या किसी और सेरेमनी की फोटो एक अलग फोल्डर में। इस तरह से वो सारे वीडियोस, फोटोज स्टोर कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जिससे जरूरत पड़ने पे उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है विविधता, यानी कि वर्सेटैलिटी। कंप्यूटर्स की वर्सेटैलिटी उनका एक और बेनिफिट है। वर्सेटैलिटी का अर्थ है कि कंप्यूटर्स का यूज अलग अलग तरह के काम के लिए किया जा सकता है, यानी एक ही कंप्यूटर को कई तरह के टास्क और एप्लीकेशंस के लिए कॉन्फ़िगर या यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स के जरिए आप मेल्स लिख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कोई भी तरह के हिसाब कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। कंप्यूटर्स का यूज एजुकेशनल पर्पसेस, बिजनेस मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग और प्रोग्रामिंग जैसे अलग अलग फील्ड्स में होता है। तो मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कंप्यूटर पर रिसर्च करेंगे उस टॉपिक के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे। फिर उस रिसर्च को एक जगह इकट्ठा करके सारा डेटा कलेक्ट करना होगा। तो आप इसमें डॉक्यूमेंट फाइल का यूज करके सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और फिर अंत में आपको जब इसकी प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो इन सारे डेटा को यूज कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि आपके पहचान में कोई दोस्त या रिलेटिव है या बिजनेस ओनर है, उनसे आप पूछिएगा तो बताएंगे कि वो काफी सारे काम बिजनेस के कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, जैसे कि अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना, कस्टमर डेटा को ट्रैक करना और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करना। सभी काम के लिए वो आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं और जिसके जरिए वो तरह तरह के काम कर सकते हैं।
चाहे फिर वो डिजाइनिंग हो या मनोरंजन हो या कोई स्कूल प्रोजेक्ट तैयार करना हो या फिर बिजनेस को मैनेज करना, हर तरह के काम आप कंप्यूटर पे आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है परिश्रमशीलता यानी कि डिलिजेंस। पांचवा और सबसे जरूरी बेनिफिट जो हमें कंप्यूटर से मिलता है वो है परिश्रमशीलता, एक ऐसा गुण जो कंप्यूटर्स को सबसे ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। अगर हमें कोई टास्क दिया जाए, मान लीजिए कुछ नंबर्स एनालिसिस करना है, तो हम कितनी देर तक उसे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बीच में हम ब्रेक लेंगे, आराम करेंगे, यहाँ वहाँ काम करेंगे और थकान होगी तो फिर शायद उस काम को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। पर कंप्यूटर्स को आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर्स उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ब्रेक नहीं लेते, कोई आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लगातार उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत बीच में भले ही अपने काम से कंसंट्रेशन खो बैठे, पर कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी अपना कंसंट्रेशन नहीं खोता और ना कभी उसे बोरियत होती है, जिसकी वजह से उसे कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस गति से उसे जो भी निर्देश देते हैं वो उसी गति से उसे प्रोसेस करता है और एंड रिजल्ट एकदम सही देता है। अब हर चीज में चाहे जितनी सारी अच्छाइयाँ हो, फायदे हो, कुछ न कुछ सीमाएं जरूर होती हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ सीमाएं हैं। कंप्यूटर्स को अक्सर डंब मशीन या नॉन थिंकिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि इनके पास खुद का कोई IQ नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो उन्हें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताया गया हो। इसका मतलब है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें कंप्यूटर को ना पता हो कि अब आगे क्या करना है, तो वो उसे परफॉर्म नहीं कर सकता। कुछ बातें जो कंप्यूटर को एक डंब मशीन बनाती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर्स पहले से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। इनके पास खुद से सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती। अगर किसी सिचुएशन का सलूशन उनके प्रोग्राम में नहीं है तो वो उस पर प्रभावशाली तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। दूसरी, कंप्यूटर्स में क्रिएटिविटी या जजमेंट की कमी होती है। वो नए आइडियाज जनरेट नहीं कर सकती, किसी सिचुएशन को इंसान की तरह एनालाइज नहीं कर सकते। इनके डिसीजंस प्योरली लॉजिकल और फिक्स्ड एल्गोरिदम्स पर बेस्ड होते हैं। तीसरी बात, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसे पहले से प्रोग्राम नहीं किया गया है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस टास्क का समाधान नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ उन्हीं सिनेरियोज में काम करता है जो पहले से उनके अंदर प्रोग्राम किए गए हैं। मान लीजिए एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर लाइब्रेरी में कोई ऐसी यूनिक सिचुएशन आती है, जैसे एक रेयर बुक का स्पेशल हैंडलिंग जो उस सिस्टम में प्रोग्राम नहीं किया गया है, तो कंप्यूटर उस सिचुएशन का समाधान नहीं कर सकता। या एक और एग्जांपल लेते हैं, एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का। ये क्लीनर प्रोग्राम्ड पार्ट्स और क्लीनिंग पैटर्न्स के हिसाब से काम करता है। अगर घर में कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसी कोई चीज आ जाए या कोई बड़ा ऑब्स्टिकल या कुछ बिखरा हुआ लिक्विड हो, तो क्लीनर शायद उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एल्गोरिदम उस तरह के सिनेरियोज के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता है। आजकल बहुत सी कंपनीज ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस सिस्टम्स का यूज करती हैं। ये सिस्टम्स प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस से कंप्यूटर्स के क्वायरीज का जवाब देते हैं। लेकिन जब कस्टमर का सवाल या समस्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स में कवर नहीं किया गया हो, तो सिस्टम असरदार जवाब नहीं दे पाता। यहाँ इंसानी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है, जो उस सिचुएशन को समझकर अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी एक तरह से उदाहरण है इस चीज का। ये प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद करते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो प्रोग्राम में नहीं है, तो सॉफ्टवेयर उसका सही जवाब नहीं दे सकता। इस स्थिति में एक टीचर या ट्यूटर की जरूरत पड़ती है जो स्टूडेंट की समझ के हिसाब से समाधान प्रोवाइड कर सके। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कंप्यूटर्स चाहे कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो, उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए जब कोई अनएक्सपेक्टेड या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आते हैं, तो इंसानी बुद्धि और समझ का उपयोग करना पड़ता है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी की यूज में ह्यूमन ब्रेन और समझ को हमेशा आगे रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी के डिसीजंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और ह्यूमन जजमेंट का यूज करके
उन डिसीजंस को गाइड करना चाहिए। ये अप्रोच टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाती है और इंश्योर करती है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का बेटर सोल्यूशन हो। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर नाम कई बार सुना होगा, टीवी पर या किसी के मुंह से या कहीं तो पढ़ा होगा। अब ये जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि उसके बिना आप कंप्यूटर यूज ही नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर आखिर करता क्या है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो आपकी हेल्प करता है कि आप कंप्यूटर के साथ एक कम्युनिकेशन बना सकें। जैसे कि आप अगर समझिए कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर वही टास्क कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर से वो टास्क करवाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू रेसिपी बनानी है तो आप क्या करते हैं, एक रेसिपी बुक खोलते हैं और उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, राइट, कि कैसे वो खाना बनाना है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर को चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस फीड किए होते हैं। सॉफ्टवेयर आपको दिखाई तो नहीं देता पर ये आपके कंप्यूटर में ही होता है। इसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं और ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में स्टोर होते हैं, जैसे कि SSD, हार्ड डिस्क कह लीजिए, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस। उसमें ये स्टोर होता है जहाँ पे आपके फोटोज और बाकी वीडियोज भी स्टोर किए जाते हैं। अब हर एक सॉफ्टवेयर में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये समझिए कि हर एक प्रोग्राम किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखा जाता है और ये प्रोग्राम्स बहुत सारे लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, जैसे कि C++, पाइथन, जावा, ये सब लैंग्वेजेस होते हैं। और ये सारे लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, पाइथन, इन सब के अपने रूल्स होते हैं, अपने खुद सिंटैक्स होते हैं जिसको फॉलो करके ये प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। अब समझिए कि हर एक सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखा जाता है। समझिए आपको कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट लिखनी है या फिर किसी को मेल भेजना है, तो ये सब आप किसके माध्यम से करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। समझिए आपको डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, उसमें आप इमेजेस डाल सकते हैं और फिर उसी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं और किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई फोटो एडिट करनी है तो फोटो एडिट करने के लिए आप फोटोशॉप का यूज करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग स्पेसिफिक टास्क, जैसे डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए, गाने सुनने के लिए, कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं। अब आपने ये तो समझा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स ऐड करता है जो आपके कंप्यूटर को यूज करने के लिए केपेबल बनाता है। पर अब सॉफ्टवेयर्स में भी दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, फोटोशॉप था, ये सारी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ये सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। और वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक अलग तरह से काम करता है। तो आइए एक डिटेल तरीके से समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर किसे कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक कार है, तो कार में एक सबसे जरूरी चीज क्या होती है, इंजन, राइट। इंजन से ही हम कार चला पाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के लिए जो इंजन है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर में हमने देखे इससे पहले कि काफी सारे पार्ट्स होते हैं, एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है, CPU होता है, फिर स्टोरेज डिवाइस होता है और प्रिंटर होता है। ये सारी चीजें जब कंप्यूटर के साथ मिलकर जुड़ती हैं
तो उसके बीच में एक कम्युनिकेशन का एक आप समझिए एक साधन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके माउस को, आपके कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ सिंक करके उससे काम करवाता है। और आप सबसे पहले जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो जो आपके सामने खुलता है वो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई तरह के कंपोनेंट्स आते हैं, तो आइए डिटेल में देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आखिर कितने तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस भी आप कह सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स के दिमाग की तरह काम करता है। जैसे हमारा दिमाग हमारे बॉडी के पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि अभी खाना खाना है, अभी पानी पीना है, अभी चलना है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर का दिमाग मान के चल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से वो सारे काम करवाता है जो आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी कि उसके फिजिकल पार्ट्स और आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच एक कड़ी का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि आप अपने कंप्यूटर पर कोई म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं। अब म्यूजिक सुनने के लिए आप अपने कंप्यूटर पर म्यूजिक फाइल को ओपन करेंगे और म्यूजिक को प्ले करेंगे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कंप्यूटर तक पहुंचता है, जिससे कंप्यूटर अपने स्पीकर से आपके लिए म्यूजिक प्ले करता है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं या इंटरनेट पर कोई रिसर्च करते हैं या गेम खेलते हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप कर पाते हैं। ओएस आपकी कमांड्स को समझता है, आपने उसे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और वो हार्डवेयर तक पहुंचाता है ताकि हार्डवेयर उस काम को कर सके। अब इस चीज में हार्डवेयर क्या था? जब हमने म्यूजिक सुना तो हमारा जो स्पीकर था वो एक तरह से हार्डवेयर था। कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि विंडोज, जो आपको बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स पे देखने मिलते हैं। आपके कंप्यूटर पे भी शायद आप विंडोज यूज कर रहे होंगे। वैसे ही एप्पल कंप्यूटर्स में मैक ओएस यूज होता है, और लिनक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और ऐसे ही आपके स्मार्टफोन्स में, आपके मोबाइल फोन्स में भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एंड्रॉयड जो ज़्यादातर नॉन एप्पल स्मार्टफोन्स पर चलते हैं, और iOS जो एप्पल के आईफोन्स पर चलते हैं। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक और ज़रूरी कंपोनेंट पे चर्चा करेंगे, यूटिलिटीज़। तो चलिए यूटिलिटीज़ के बारे में और उनके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जब हम अपना कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हमें अक्सर कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं, जैसे कि स्लो परफॉर्मेंस हो गया है डिवाइस, या फिर कोई वायरस की प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मदद लेते हैं यूटिलिटीज़ का। यूटिलिटीज़ छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और कंप्यूटर को और स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। ये यूटिलिटीज़ कई तरह के होते हैं, हर एक का अपना अलग फंक्शन होता है। सबसे कॉमन यूटिलिटी है एंटीवायरस प्रोग्राम। ये आपके कंप्यूटर को वायरसेस और मालवेयर से बचाता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके पर्सनल डेटा को चुरा सकते हैं। फिर आते हैं दूसरे टाइप की यूटिलिटीज, जो है डिस्क क्लीनअप और दूसरा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये आपके हार्ड ड्राइव को ऑप्टिमाइज करते हैं, बेकार फाइल्स को हटाकर और डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है बैकअप टूल। ये आपके इम्पॉर्टेंट डेटा को बैकअप करता है ताकि किसी भी सिस्टम फेलियर या डेटा लॉस की स्थिति में आपका डेटा एकदम सेफ रहे, सुरक्षित रहे। यूटिलिटीज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये छोटे लेकिन पावरफुल टूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाते हैं और एकदम सेफ बनाते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो है डिवाइस ड्राइवर्स। कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड या वेबकैम को कैसे पहचानता है? यहाँ पर काम आते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि कैसे नए हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना है। मान लीजिए आप एक नया प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब प्रिंटर को शुरू करने के लिए पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है।
ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बताता है कि प्रिंटर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिंट कमांड को प्रोसेस करना है और कैसे आउटपुट जनरेट करना है। एक और उदाहरण है जब आप अपने कंप्यूटर पे एक नया ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, स्पेशली अगर आप गेमिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। इसके लिए ग्राफिक कार्ड्स का ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी होता है। ये ड्राइवर आपके कंप्यूटर को ग्राफिक कार्ड के फंक्शंस को समझाने और उसको बेस्ट यूज करने में बहुत हेल्प करता है। ये छोटे लेकिन पावरफुल सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का एक ब्रिज बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है सर्वर्स। एक सर्वर बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क है जो डेटा स्टोर करता है और दूसरे कंप्यूटर्स यानी क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे वेब पेजेस दिखाना, ईमेल्स प्रोसेस करना या फिर फाइल्स को ही स्टोर करना। मान लीजिए जब आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो आप असल में एक वेब सर्वर से जुड़ रहे होते हैं। वेब सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है। जब आप वेबसाइट का URL एंटर करते हैं तो आपका कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्ट होता है और वेबसाइट को लोड करता है। एक और एग्जांपल के तौर पे समझिए एक ईमेल सर्वर। जब आप कोई ईमेल भेजते हैं या उसको रिसीव करते हैं तो ये सारा जो भी काम होता है, रिसीव करना या सेंड करना, ये सारा ईमेल सर्वर के माध्यम से होता है। ईमेल सर्वर आपके और रिसीवर के बीच में ईमेल मैसेजेस को ट्रांसफर करता है। और फिर आते हैं फाइल सर्वर्स, जो स्पेशली कंपनीज में यूज होते हैं। ये सर्वर्स कंपनीज के डेटा और डॉक्यूमेंट्स और दूसरे फाइल्स को स्टोर और मैनेज करते हैं ताकि एम्प्लॉइज आसानी से उन तक पहुंच सके। अब ये तो हमने जाना सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स और सर्वर्स आते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अब हम दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे स्पेशली कंप्यूटर पर स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, उससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफी अलग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी कि उस मशीन में एक तरह से जान भरते हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते तो एक कंप्यूटर मशीन काम ही नहीं कर पाता। उसे काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करें तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर पर अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम अलग अलग तरह की टास्क परफॉर्म कर सकें। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो आप क्या करेंगे? एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे और उसमें सारा रिसर्च वर्क या जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसे टाइप करेंगे। तो इस जगह पे जो आप टूल यूज करेंगे वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमें हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अब दूसरे एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है। आप कंप्यूटर ओपन करेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे, राइट? तो इसमें गूगल एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आप एक दूसरे प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। वैसे ही अगर कोई शीट बनानी है तो उसके लिए आप अलग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और ऐसे में ये सारे टूल्स जो भी आप यूज कर रहे हैं वो एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं और ये हमारी लाइफ को और भी आसान बनाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर्स हर तरह के फील्ड में इस्तेमाल होते हैं और हाँ, हर तरह के लोग इन्हें यूज करते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड होगा जो किसी बिजनेस को चला रहा होगा, वो भी किसी ना किसी तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूर यूज कर रहा होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर वो अपनी दुकान की इन्वेंट्री बनाता होगा। आपको कोई और दोस्त होगा जो एक ग्राफिक डिजाइनर होगा, तो वो फोटोशॉप का यूज करता होगा फोटोज को एडिट करने के लिए, तो वो भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको इस बात से काफी हैरानी होगी कि अगर मैं कहूँ कि आपके आसपास चाहे कोई भी चीज है, कहीं ना कहीं उन चीजों को बनाने या उसकी मार्केटिंग में एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज किया गया है। अब मेरी ही पहचान में हमारी एक फ्रेंड है जो एक कंटेंट क्रिएटर है।
वो फैशन और लाइफस्टाइल के ऊपर इंस्टाग्राम रील्स बनाती हैं। अब उनका देखिए कि वो कैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं। कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर उस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए वो गूगल का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या अन्य किसी टूल का जैसे मोजिला, फायरफॉक्स या सफारी। एक बार उनका जब कंटेंट शूट हो जाता है तो उस कंटेंट को एडिट करने के लिए, यानी कि वीडियो एडिटिंग के लिए, वो एडोब प्रीमियर प्रो का यूज करती हैं। इसमें आप जितने भी टूल्स का नाम सुने वो सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इससे समझिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कितने सारे अलग अलग प्रकार के टास्क के लिए यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और उन्हें किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल साइंस, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, हर तरह के काम के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल स्टोर्स पर भी आपको जो प्रिंटेड बिल मिलती है वो भी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही तैयार किया जाता है। हमने अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब थोड़ा इन दोनों ही टाइप के सॉफ्टवेयर्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या बातें अलग हैं। तो पहला डिफरेंस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ यूजर्स को अलग अलग एप्लीकेशन के जरिए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरा डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, तो आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शनल है, यूजर को अगर उसकी नीड है तभी वो उसे इंस्टॉल कर सकता है, वरना उसके बिना भी कंप्यूटर पर आप काम कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी काम कर सकता है, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। चौथा और आखिरी डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक जरूरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सिस्टम होता है जिसमें सारी एप्लीकेशंस और टूल्स होते हैं जिससे हम कंप्यूटर पर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा है जिसे कहते हैं हार्डवेयर। तो आइए हार्डवेयर के बारे में विस्तार में जानते हैं। सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर एक इंसान है तो उसका शरीर उसका हार्डवेयर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का भी एक हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को कहते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सटेंशन केबल, स्विचेस। ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। हमने जैसे सॉफ्टवेयर में पढ़ा कि हम सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, पर वो हमारे कंप्यूटर के अंदर फिट होता है, वैसे ही हार्डवेयर कंपोनेंट्स सारे ही विजिबल होते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स में एक और तरह के डिवाइसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम होता है सीपीयू को किसी न किसी तरीके से इनपुट देना और उसके द्वारा दिए गए आउटपुट को किसी तरह से दर्शाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं प्रोसेसर को, उसके बारे में आप टाइप करते हैं और मॉनिटर वही इनपुट को अपने स्क्रीन पर दर्शाता है, तो ये हो गया आउटपुट। वैसे ही माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो प्रोसेसर को बताता है कि कर्सर को कहाँ मूव करना है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आउटपुट दिखाता है। आइए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस इनपुट देने का काम करते हैं। ये आपसे इंफॉर्मेशन लेकर उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्रोसेसर तक पहुंचाते हैं, जिससे प्रोसेसर आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को परफॉर्म कर सके।
एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर कंप्यूटर पर गेम्स खेलते हैं तो आप माउस को मूव करके प्रोसेसर को इनपुट देते हैं, जिससे फिर स्क्रीन पर माउस पॉइंटर भी मूव करता है। अब आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। सिंपल शब्दों में आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे हम इंसान उसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए मॉनिटर। मॉनिटर यानी कि आपके कंप्यूटर का स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन लेकर उसे आउटपुट यानी कि रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर जब कोई मूवी या फिर कोई वीडियो देखते हैं तो वो कंप्यूटर आउटपुट दिखा रहा है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इनमें सबसे जरूरी होता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। और अंत में स्टोरेज डिवाइसेस। ये वो जगह होती है जहां आपका डेटा स्टोर होता है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क या फिर आपकी SSD में, जहां आपकी फाइल्स, फोटोज, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होते हैं। आपके बुक में टेबल 1.2 में एक टेबल दिया गया है। उनमें इन चारों तरह के डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स को दिखाए गए हैं। जैसे इनपुट में है ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और वेब कैमरा। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर्स और स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर किस तरह से अलग अलग जगहों में काम आता है। सबसे पहले घर में कंप्यूटर का उपयोग। पहला पॉइंट, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आप हर तरह के स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्यूटर का यूज जरूर कर रहे होंगे, चाहे किसी टॉपिक पर रिसर्च करना हो या किसी टॉपिक पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी हो या पढ़ाई करनी हो। हर तरह से कंप्यूटर आजकल की एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। मैं आज जब अपने छोटे भाई बहनों को देखती हूँ जो स्कूल में हैं, तब सोचती हूँ कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसे पूरी तरीके से आज कंप्यूटर्स पर डिपेंडेंट है। और लॉकडाउन के समय में चाहे कोई स्कूल का बच्चा हो या कॉलेज का बच्चा, हम सब जानते हैं कि सब कोई ऑनलाइन क्लासेस पर डिपेंडेंट थे और ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो कंप्यूटर यूज करते थे या मोबाइल फोन यूज करते थे। दूसरा पॉइंट है एंटरटेनमेंट। दूसरी चीज जहां हमारे घरों में कंप्यूटर बहुत ही जोरों शोरों से यूज होता है वो है मनोरंजन के लिए। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनोरंजन के लिए हम कंप्यूटर का किस तरीके से उपयोग करते हैं। म्यूजिक सुनने के लिए और गेम्स खेलने के लिए, मूवीज देखने के लिए, हर तरह के मनोरंजन के लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं जो है कंप्यूटर। तीसरा पॉइंट है सोशल मीडिया। शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जो आज सोशल मीडिया पर ना हो। अगर ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो इंस्टाग्राम पर होगा, इंस्टाग्राम पर नहीं है तो फेसबुक पर जरूर होगा। और आज चाहे दुनिया में किसी से भी कनेक्ट करना हो, आपको बस अपना फोन खोलना है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है या तो फिर अपने कंप्यूटर पर लॉग इन कर सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करने हैं। आज इतना आसान है। चौथा और आखिरी पॉइंट है नॉलेज। आज किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो बस एक क्लिक के जरिए हम A to Z सारी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहे कुकिंग सीखनी हो, साइंस के रिलेटेड कोई भी इनोवेशन के बारे में सीखना हो या जानना हो, या बिजनेस के बारे में जानना हो कि कैसे शुरू कर सकते हैं, आज सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से अवेलेबल है। और आज आप इंटरनेट पर चले जाइए
तो कितने तरह की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी कुकिंग, साइंस से रिलेटेड या फिर टेक से रिलेटेड, जो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर हमारी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी माध्यम बन गया है। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग। सबसे पहला पॉइंट है स्मार्ट क्लास। आज से 15-20 साल पहले हमारे क्लासरूम्स कैसे हुआ करते थे? एक ब्लैक बोर्ड होता था और टीचर्स उसी पे पढ़ाया करते थे। पर आजकल चीज़ कुछ अलग हो गई है। आज क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, स्क्रीन होती है जिस पे टीचर्स वीडियोस और इमेजेस दिखाते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और आज बच्चे घर जाकर उसी ऑनलाइन क्लासेस को अपने कंप्यूटर पर या फ़ोन पे देख सकते हैं। तो समझिए कि इस स्मार्ट क्लास के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आज एजुकेशन सिस्टम कितना आसान हो गया है। बच्चे किसी भी टॉपिक को बहुत ही एक एंटरटेनिंग तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन एजुकेशन। आप अभी मुझे अपने कंप्यूटर या फ़ोन के स्क्रीन पर इस ऑनलाइन कोर्स को देख रहे हैं, ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन है। समझिए कि अगर कंप्यूटर्स ना होते तो कोई भी कोर्स प्राप्त करना, कोई भी कॉलेज की डिग्री या ऑनलाइन कोर्स करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं या कोई ऐसे गांव में रहते हैं जहां अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, तो शायद आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता, या शायद आप उतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाते। पर आज इस कंप्यूटर की वजह से कहीं पे भी घर बैठे आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंप्यूटर के आविष्कार की वजह से। आज लाखों बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे कोई भी कोर्स कर पा रहे हैं। अब आपको ही देखिए, आप चाहे जो चैप्टर खोल लें या कोई भी पॉइंट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास सारी जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इतना आसान कर दिया है कंप्यूटर ने एजुकेशन सिस्टम को। तीसरा पॉइंट है डिजिटल लाइब्रेरी। स्कूल बुक्स और अन्य सारी किताबें अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, जिससे कोई भी और कभी भी उसे पढ़ सकता है। आपके लाइब्रेरी में भी जो मैगजीन्स हैं, आर्टिकल्स और हर प्रकार के जर्नल्स अब हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। और आप लाइब्रेरी जाएंगे तो वहाँ भी पाएंगे कि बुक्स वहाँ पर कंप्यूटर के जरिए ही मैनेज हो रहे हैं। किसी बुक इशू किया गया है, उसका नाम, कब की गई है वो डेट, और कब लौटानी है, वो सारा डेटा अब कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर का बिजनेस में उपयोग। चाहे आप किसी भी बिजनेस का नाम लें, Amazon, मिंत्रा या आपके घर के पास वाला कोई भी लोकल ग्रोसरी स्टोर, कंप्यूटर्स हर जगह हर बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं कि बिजनेस में ये कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं और कैसे बिजनेसेस की हेल्प करते हैं। सबसे पहले संचार यानी कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी कोई ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया है? आई एम श्योर आपने किया होगा। और कभी अगर उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट होता है तो आप क्या करते हैं? कस्टमर सर्विस में कॉल करते हैं, राइट? यही है कंप्यूटर का एक यूसेज बिजनेसेस में। कस्टमर डायरेक्टली सेलर से बात कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होती है तो आसानी से उस इशू को सॉल्व किया जा सकता है। इसी पहलू पर आज सारे बिजनेसेस काम कर रहे हैं। आपके प्रोडक्ट को लेकर कोई भी शिकायत हो या कोई भी परेशानी हो, आप डायरेक्टली बिजनेसेस को मेल भेज सकते हैं, आप अपनी बात उन्हें लिख सकते हैं, उनसे कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं, और एक रिलेशनशिप भी इससे कस्टमर और बिजनेसेस के बीच में भी बिल्ड होता है। अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो इजीली अपने मैनेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं मीटिंग्स के लिए या कोई भी डिस्कशन के लिए। इससे बिजनेसेस, ऑफिसेस के वर्क कल्चर को काफी स्मूथ बना दिया है। अब हर काम के लिए बिना किसी परेशानी से इजीली कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को हम और स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हैं। कंपनीज गूगल मीट, स्काइप पर मीटिंग्स अरेंज करती हैं, जिससे हर एम्प्लॉय कहीं से भी अटेंड कर सकता है और काम का नुकसान नहीं होता है। ऐसे और भी एरियाज में कंप्यूटर कम्युनिकेशन को सुधार रहा है। दूसरा पॉइंट, सेल्स और मार्केटिंग। एक बड़े बिजनेस की बात करें और या एक छोटे बिजनेस की बात करें, उनके प्लान्स को अप्लाई करने में कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करता है। सेल्स को ट्रैक करने के लिए अलग अलग टूल्स आज मार्केट में हैं, जिन टूल्स पर इजीली आप अपने सेल्स की रिकॉर्ड रख सकते हैं और पूरे सेल्स वर्कफोर्स को मैनेज भी कर सकते हैं। वेबसाइट बनाना, अपने बिजनेस के डिजिटल एड्स क्रिएट करना, सब कुछ आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। आपके भी फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव में कोई होगा
जिनका बिजनेस ऑनलाइन हर जगह सेटअप है। उनके एड्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर चल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इतने कंपटीशन में भी हजारों लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हैं, उसकी जानकारी शेयर कर पा रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेस ऐसे ही ग्रो हुआ है। हम आज दुकानों पर जाकर शायद कम शॉपिंग कर रहे हैं। आज बिजनेसेस और ग्राहक दोनों ही ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इससे सोसाइटी को बहुत फायदा हुआ है। घर बैठे आप अपनी मनपसंद चीज ऑर्डर कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। ये सारा सिस्टम कंप्यूटर पर ही बिल्ट है। प्रोडक्ट डिजाइन बनाने से लेकर मार्केटिंग, सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, सारा एक मशीन पर हैंडल हो सकता है। और बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये बस टीवी, रेडियो या फोन पर नहीं हो रहा है, पर आपके इंटरनेट पर भी, जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, उसके माध्यम से भी डिजिटल मार्केटिंग एकदम सही से हो पा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अफिलिएट मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, गेम एडवर्टाइजिंग और वीडियो एडवर्टाइजिंग। तीसरा पॉइंट है मानव संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। कंप्यूटर्स की दुनिया में ह्यूमन रिसोर्सेज या एचआर का क्षेत्र एक ऐसा एरिया है जहां टेक्नोलॉजी ने कमाल का बदलाव किया है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है यहाँ ERP, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। सोचिए, एक बड़ी कंपनी है जिसमें हजारों एम्प्लॉयज हैं। अब इन सभी का डेटा जैसे कि पेरोल, रिक्रूटमेंट, अप्रेजल या टैक्सेस मैनेज करने का एक बड़ा टास्क होता है। यहाँ ERP सिस्टम की एंट्री होती है। ये एक पावरफुल टूल है जो सारे HR रिलेटेड टास्क को एक ही जगह पर परफॉर्म करता है। मान लीजिए एक नई वैकेंसी आती है। ERP सिस्टम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और कैंडिडेट्स को ट्रैक करता है। फिर जब कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका पेरोल यानी वेतन, टैक्स डिडक्शंस और बेनिफिट्स को भी ERP पे मैनेज कर सकते हैं। हर महीने के सैलरी स्लिप से लेकर ईयरली अप्रेजल तक सब कुछ ये ERP सॉफ्टवेयर पे बहुत आसानी से HRs कर सकते हैं। और यही नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लेजर मैनेजमेंट भी ERP के जिम्मे होता है। इसका मतलब है कि HR टीम को हर एक एम्प्लॉय का फाइनेंशियल रिकॉर्ड जैसे कि लोन्स, उनके एडवांसेस या टैक्सेस आसानी से मिल जाते हैं। तो बेसिकली ERP एक ऐसा मैजिकल टूल बॉक्स है जो HR की हर जरूरत को फुलफिल करता है और ये सब कुछ बस क्लिक्स की दूरी पर है। इस तरह कंप्यूटर्स ने ह्यूमन रिसोर्सेज टास्क को और भी आसान बना दिया है, बल्कि इस प्रोसेस को और भी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया है। चौथा और आखिरी पॉइंट है शिक्षा और परीक्षण। अब हम एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स ने इस क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी है, खास तौर पर बिजनेसेस में। आज के समय में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अपस्किल और रीस्किल करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें टेक्नोलॉजी एक बड़ा हाथ है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग। मान लीजिए एक कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया है और अब उन्हें अपने एम्प्लॉयज को इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के बारे में ट्रेन करना है। यहाँ पर कंप्यूटर्स के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स का यूज करके एम्प्लॉयज को आसानी से और इफेक्टिवली ट्रेन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्लेटफॉर्म्स जैसे यूडेमी या कोर्सेरा पर डाइवर्स रेंज के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो स्पेसिफिक स्किल्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं। और फिर वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR बेस्ड ट्रेनिंग, ये एक और इनोवेटिव तरीका है जहां कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके एम्प्लॉयज को एक इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मशीनरी के ऑपरेशन के बारे में ट्रेन करना चाहती है। VR टेक्नोलॉजी की मदद से एम्प्लॉयज एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में मशीनरी को ऑपरेट करने का अनुभव ले सकते हैं बिना रियल मशीनरी को छुए। और हम वेबिनार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स को तो भूल ही नहीं सकते। जब फेस टू फेस ट्रेनिंग संभव नहीं होती तो कंपनीज Zoom या Microsoft Teams जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उस ट्रेनिंग पर्पस या ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट करते हैं। इससे एम्प्लॉयज कहीं भी कभी भी ट्रेनिंग सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूँ समझिए कि कंप्यूटर्स ने एजुकेशन और ट्रेनिंग के तरीके को बदल दिया है।
अब कंपनीज के पास अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ट्रेन करने के लिए नए नए टूल्स और रिसोर्सेज हैं, जो कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट की बदौलत ही संभव हुआ है।